India as a country has a vast history, and there have been many chapters that have had a major impact in shaping our path. But one of the most important was the 300-year exploitation of the nation under the British East India Company and the British rule. 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज आया था गुजरात के सूरत शहर में। ये तो आप सबने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंडिया आए थे ट्रेड के बहाने इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका एम था इंडिया के स्पाइस ट्रेड में अपनी जगह बनाना और पोर्चुगीज को इंडिया से निकाल के अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज को निकाल के अपना रास्ता साफ किया और न सिर्फ पूरे इंडिया के ट्रेडिंग पर काबू पा लिया बल्कि पूरे देश को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मगर करप्शन और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से 1857 के रिवोल्ट के बाद इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और यहाँ से शुरू हुआ ब्रिटिश राज जो 1947 तक चला। More than 300 years of exploitation changed the course of our history and culture. So let's dive in and look at the impact of the British invasion in India. इंडिया में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया। इतने बड़े कंट्री को अपने कंट्रोल में लाना वाज ऑब्वियसली नॉट इजी, इसलिए ब्रिटिशर्स अक्सर कुछ किंगडम्स को सपोर्ट करते थे और उन्हें दूसरे किंगडम्स के खिलाफ भड़काते थे। नॉट जस्ट किंगडम्स, कहा जाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ रिलीजियस लीडर्स को पैसे भी देते थे ताकि वो अपनी स्पीचेस में दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ बात करें। As a result, the enmity between the Hindus and the Muslims began to grow, which later culminated with the partition of India, Pakistan and Bangladesh in 1947. इस पॉलिसी का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट आज भी नजर आता है इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड रिलेशंस में। दोनों कंट्रीज के बीच आज भी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ह्यूमन लाइव्स टू। ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजन्स के अलावा ब्रिटिश रूल से सबसे ज्यादा नुकसान पड़ा हमारी लोकल इंडस्ट्रीज पर। They forced India to import goods, mostly from Britain, and this not only destroyed the local manufacturers, but also created a dependency for British-made goods. इससे पहले इंडिया में लोकली मेड गारमेंट्स, वुड वर्क और मेटल प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड हुआ करती थी। मगर ब्रिटिशर्स के आने के बाद धीरे धीरे ये लोकल इंडस्ट्रीज का बिजनेस कम होता गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश राज में इंडस्ट्रीज को एक्सेसिव टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर कोई कंट्री इंडिया से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना चाहती थी तो उसकी अथॉरिटी भी ब्रिटिशर्स के पास ही थी, which they seldom used to allow. Because of this practice, not only did they loot us of our money through exploitative practices and excessive taxes, they used the same money to oppress and exploit us further. अगर इन 300 सालों के एक्सप्लॉयटेशन की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो आज के वक्त में ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 45 ट्रिलियन पाउंड्स है। एक वक्त था जब भारत में इतनी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ थी कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अगर ब्रिटिश राज भारत ना आया होता तो आज दुनिया के रिचेस्ट नेशंस में इंडिया का भी नाम शामिल होता। अपने कॉलोनियल बिजनेसेस को और बड़ा बनाने के लिए ब्रिटिश राज ने इंडिया में कई नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस सिस्टम, स्टीम शिप्स एंड ऑफ कोर्स द रेलवेज। While all this infrastructure was built using Indian labor and money collected as taxes, Indians made great use of it after independence to get the country back on its feet. The Indian education system is yet another area where the British impact can be seen even today. सदियों से भारत में एजुकेशन गुरुकुल और मदरसों में ही होती थी। इनिशियली इंडियन एजुकेशन के मुद्दे को इग्नोर करने के बाद ब्रिटेन 1813 के चार्टर एक्ट में अनाउंस किया गया कि वो इंडियंस को एजुकेट और एम्पावर करना चाहते हैं, और यहाँ से दौर बदलने लगा। ब्रिटिश सरकार के अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज भी एजुकेशन की फील्ड में इनिशिएटिव ले रही थी, मगर उनका प्राइमरी एम था रिलीजियस कन्वर्जन। एजुकेशन तो उनका सेकेंडरी पाथ था। इनके अलावा कुछ इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स भी थे जो एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बदलते समय के साथ भारत को भी बदलना होगा। 1854 के वुड्स डिस्पैच में ये साफ लिखा था कि ब्रिटिश सरकार इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए दे रही थी क्योंकि उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिक सर्वेंट्स की जरूरत थी। One good thing was that they encouraged women's education at all levels and even spoke out openly against barbaric practices like sati.
ये कहा जा सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन की मदद से इंडिया की वर्कफोर्स को ये फायदा हुआ है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी काम कर सकती है। अपने वक्त में ब्रिटिशर्स ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम सेटअप किए जो आज भी चले आ रहे हैं। The idea of civil services was the brainchild of Lord Cornwallis, who realized that in the hands of private parties, trade and business invites corruption. Similarly, our judicial system, our police and even our military is standing on the basic framework provided by the British. 300 साल की एक्सप्लॉयटेशन के बाद जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ा 1947 में, इंडिया एज अ नेशन हैड कंप्लीटली चेंज्ड। इन सम वेज वी वर बेटर ऑफ, बट मोस्टली वर्स ऑफ। मगर ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा फायदा शायद ये था कि भारत एकजुट होकर एक देश की तरह उठ खड़ा हुआ और वहां से शुरू हुआ नए भारत का नया इतिहास। We saw the impact of the British rule on India, but how well do you know the freedom fighters who brought independence to our country? Test your knowledge on Mind Wars with the quiz on the Indian freedom struggle. Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it, so like, share and tell your friends about the video.